ग्रोइंग कश्मीर के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका होस्ट कामरान खान। स्पेशल प्रोग्राम एक शख्सियत में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मौजूद हैं सरपंच साजिद मीर कुलशाड़ी पंचायत से, जो हमारे सरपंच हैं और पिछले कुछ दिनों से जो है काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। और ये चीज़ मानी जाती है कि लोगों का हक दिलाने में जो है ये अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हर वक्त लोगों का हक दिलाने के लिए जो है ये आगे रहते हैं। आइए आज इस शख्सियत के बारे में जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं और इनसे इनके बारे में ही जो है जानते हैं। साजिद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया कामरान साहब। साजिद जी, देखा जाए तो पिछले कई हफ्तों से जो है देखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है काफ़ी चर्चों में आप रहे हैं, उन सब चीज़ों पे जो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप एक सियासतदान के तौर पे यहाँ पे जाने जाते हैं। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपकी इस वक़्त एफ़िलिएशन है? सबसे पहले जो है सीधा और यही सवाल रहेगा, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपकी एफ़िलिएशन है इस वक़्त? देखिए मैं अक्सर व बेशतर कहता आया हूँ कि मेरी जब पॉलिटिकल एफिलिएशंस 2012 के ऑनवर्ड्स हुई थी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थी। वो भी उसका भी एक लोन रीज़न था। वो हमारी यहाँ की लोकल रिप्रेजेंटेशन थी इन शेप ऑफ हमारे महबूब इकबाल साहब, शेख महबूब इकबाल साहब। जब वो आए थे, भद्रवाह का रुख किया था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भद्रवाह जो था पॉलिटिकली बहुत ऑर्फन रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर आके उस वक़्त जो है लोगों में वो पॉलिटिकल जो सेंस थी कि वो प्रिवेल करवाई कि नहीं, हमें थोड़ा यहाँ पर लोकली भी चीज़ों को देखना है। तो इसलिए हमें थोड़ा लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तो इसलिए वो आए, फिर उनके साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में उनके साथ सफ़र तय किया। फिर बेइज़्ज़ती डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट यूथ का इस ज़िले का मैं रहा। तो फिर उस कैपेसिटी में मैंने काम किया अंडर हमारे महबूब साहब के। तो उसके बाद जब पीडीपी से उनका वो मतलब निकल आए, तो मुझे भी फ़िल फोर वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि एज़ सच मेरी कभी कोई ऐसे मैं एम्बिशियस नहीं रहा। मेरा कोई पर्सनल वो गेन्स या मैंने कभी कोई अपनी ज़ात से ऊपर जाके कोई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश नहीं की कि मैं जी कुछ और मतलब ऐसे एम्बिशियस उसमें चला जाऊँ कि मुझे जी अपने ही लोगों को जो है सबोटाज करना पड़े, अपने लोगों के खिलाफ जाना पड़े। तो हाँ, जब वो निकल आए तो मैं भी निकल गया। लेकिन उसके बाद से मेरी कोई पॉलिटिकल एफ़िलिएशन नहीं रही है। मैं बार-बार कहता हूँ कि मेरी उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन पे वो रही है हमारी। तो उसके अलावा मेरी पॉलिटिकल एफ़िलिएशंस कहीं भी नहीं है आज की डेट में। जी। नाज़रीन, इनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साजिद जी, मैं आपकी स्टडीज़ पे पहले जानना चाहूँगा। थोड़ा-सा आपके बारे में लोगों को पता चले कि एक सियासतदान जो है, जो हर वक़्त लोगों के हकूक़ के लिए जो है आगे-आगे हर वक़्त फ्रंट पे रहते हैं आप। तो थोड़ा-सा आपकी स्टडीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। आपकी स्टडीज़ कहाँ से आपने की हैं और इस वक़्त क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है आपकी? और ये भी सुनने को मिला है कि आपने जो है एक गवर्नमेंट जॉब जो है, वो भी जो है आपने क्विट की हुई है। तो क्या रीज़न्स रहे हैं उसके पीछे? क्यों आपने एक इस दौर में जब गवर्नमेंट जॉब मिलना जो है एक नामुमकिन सी बात रहती है, लोग दर-दर की ठोकरें खाते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो आपने वो खुद ठुकरा दी। क्या वजूहात रही हैं इसके पीछे? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ। नहीं, जॉब छोड़ने के बाद मैंने भी दर-दर की ठोकरें खाई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हर चीज़ जो है इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे नशीब-ओ-फ़राज से गुज़रता है, तो उसका भी एक अपना ही लुत्फ़ रहता है, उसका भी एक एक्सपीरियंस गेन होता है इंसान, वो रोलिंग स्टोन वाली बात हो जाती है। जहाँ तक स्टडीज़ की बात है, मैंने यहीं अपनी गवर्नमेंट लोकल स्कूल से पढ़ा है, फिर यहीं हायर सेकेंडरी से पढ़ा, फिर यहीं डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशंस की, फिर यहाँ से आगे जम्मू यूनिवर्सिटी का सफ़र तय किया। उसी दौरान मैं जॉब भी करता था। लेकिन जब जॉब छोड़ने की बात आती है, तो मेरे ख़्याल में आज की डेट में मुझे भद्रवाह के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो गवर्नमेंट जॉब है वो क्यों छोड़ी। अब बहरहाल बहुत सारे लोगों को मेरी हाई हेडेडनेस जो है लगती है, या उनको यही लगता होगा कि शायद बेइज्जती सरकारी कर्मचारी मेरी हाई हेडेडनेस ने जो है मुझे नौकरी से दूर कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ वो भी एक रीज़न हो सकता है। बहरहाल एक इंसान के अपने ख़यालात होते हैं, वो आज़ाद रहना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इससे निकलना चाहिए और मुझे एक अपना रास्ता चुनना चाहिए। तो वो
वो एक रीज़न रहा है कि हर जगह सर झुकाने का वो ऐसी ना मंशा रही, ना वो कभी हो सका। तो जिस जॉब में या जिस जगहों पे हम रहे, तो वहाँ पर एक ही चीज़ होती है, सुबह उठ के जी सलाम करनी है, उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। आपको सुनना है, सुनाना कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये गुलामी वाली जो है, मेरे हिसाब से, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि मैं इससे बेहतर कुछ और कर सकता हूँ, तो मैंने वो वहाँ से मैं तर्क हो गया, मैं निकल आया। जी। साजिद जी, पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि सोशल मीडिया पे जो है एक रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है, जब आपने एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया, लोगों के हकूक़ के लिए जब आप रास्तों पर आए, एडवाइज़र फ़ारूक खान का दौरा भी उसी दिन था, और वो डिमांड करते-करते जो है आपके ऊपर एक एफ़आईआर भी लॉन्च हुआ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। कुछ पॉलिटिकल लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ़ अपनी सियासत चमकाने के लिए जो है आपने वो सारा प्रोपेगेंडा किया। आप इस बारे में अपना क्या व्यू रखते हैं? ये जो बात आई है, मेरी पंचायत के, मेरे गांव के लोगों ने भी इसको बड़े सिरे से नकारा है कि एक आदमी अपनी सड़क का हक मांगने के लिए या किसी स्कूल की लड़ाई लड़े, तो उसको अगर अब अपोजिशन या कुछ लोग जिन्होंने 17-17 साल एक-एक जगह काटे, अपने घर चलाए, अपनी गृहस्थियाँ चलाई, अपने बच्चे पाले, ठीक है? तो फिर अगर वो ये चीज़ें क्लेम करें, तो मुझे लगता है ये उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि अगर वो इतने अहल नहीं है कि अपने गाँव के लिए, अपने फ़र्द के लिए, अपने लोगों के लिए पानी के मसाइल को लेकर लड़ें, बिजली के मसाइल को लेकर लड़ें, राशन जो सीएपीडी डिपार्टमेंट है उसको लेकर लड़ें, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर लड़ें, तो जब उनकी खुद अपनी इतनी इनकॉम्पिटेंसी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, अगला कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है? तो ये यहाँ का एक जो है कल्चर हो चुका है कि भाई जब कोई अपने हक के लिए लड़ता है, अपने लोगों के लिए लड़ता है, तो उसको कहा जाता है ये थोड़ा इसकी हाई हेडेडनेस है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ये भाई मैं बार-बार कहता हूँ कि हम जिस फील्ड से आए हैं, जिस रास्ते से हम आए हैं, हम वोट लेके आए हैं, हम किताबें पढ़ के नहीं आए हैं, हमारे पास कोई सीएसआर नहीं है जिसको हमने फॉलो करना है। हाँ, हमें विदिन द एम्बिट ऑफ लॉ जो हमारे लिए प्रेस्क्राइब किया गया है उसको लेके चलना है। तो प्रोटेस्ट अगर बियॉन्ड या आउटसाइड दिस एम्बिट ऑफ लॉ है, तो मुझे लगता है फिर मैं गलत हूँ। लेकिन अगर इफ़ इट इज़ विदिन द एम्बिट ऑफ लॉ, तो मुझे लगता है आई एम डूइंग माय बेस्ट, जो मैं कर सकता हूँ अपने लोगों के लिए, छोटे से जो मेरा दायरा इख्तियार है अपनी पंचायत को देखना, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें कर रहा हूँ। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो ये सफ़र का आगाज़ भी नहीं है। तो अब कुछ लोगों की ये बातें सामने आ रही है, तो आगाज़ है, अभी इंतहा तो बहुत दूर है, तो अब देखेंगे क्या आने वाले दिनों। लेकिन ये अब जब पॉलिटिकल हाइप की बात आती है, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि कुछ चीज़ों में मुझे ज़बरदस्ती ऐसा धकेला जाता है या हम कुछ ऐसा टैग करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि भाई ठीक है, काम कर रहा है, कोई लड़ रहा है, एटलीस्ट उसको सपोर्ट करो। हाँ, तुम्हें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आके मेरे साथ बैठो, मुझे समझाओ। मैं यंग हूँ, वो तो 30-30 साल उनकी सियासी जो है ज़िंदगी है, उनका करियर रह चुका है, तो आके बैठो मेरे साथ। जब तुम 17 साल एक जगह रहकर मेरे साथ बैठते थे, जब तुम्हें शील्ड किया जाता था, तुम्हें हर जगह से शील्ड करवाया जाता था, तो वो टाइम तो उसको भी याद रखना चाहिए। फिर ऐसी जगह पे आके ऐसे कमेंट्स करना जी, पॉलिटिकल चमकाना, पहले तो इनको अल्फाजों का ही कोई चुनाव नहीं, या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, या इनकी इंटेंशन शायद मेरे लिए ठीक हो, दोस्ताना हो, लेकिन अल्फाज ही कुछ अपना रुख ले लेते हैं, वो इनके इख्तियार में नहीं होते। तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले भी एक इसमें कहा था कि अगर ये चीज़ें किसी क्रेडिबल शख्स के उससे या उस एंड से आएँगी, तो मैं जवाब ज़रूर दूँगा, खुल के जवाब दूँगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे इस लेवल पे जाके ऐसे-ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि साजिद मीर वही शख्स हैं जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन जो है कंटेस्ट किए थे, और एक ऐसे कंटेस्टेंट के अगेंस्ट जो हैं ये खड़े हुए थे जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनंतर सिंह, जो हैं जो इस वक्त डीडीसी चेयरमैन भी हैं। बड़े ही कम मार्जिन से इन्होंने जो है वो इलेक्शन हारा था। मैं साजिद जी वहाँ पे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा, पास्ट में जानना चाहूँगा, क्या वजूहात रही कि एक जो है डीडीसी इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया था, 200 कुछ वोटों से आप हारे थे। क्या रीज़न रहा वहाँ पे? आप ये चीज़ें लोकेट कर पाएँगे और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आखिर क्या वजूहात रही? देखिए, मैं ये लोकेट करने की ज़रूरत नहीं, दीज़ थिंग्स वर प्री लोकेटेड, ये पहले से मुझे लोकेट हो चुकी थी।
ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अगर मैं कुछ तज़किरा करूँ तो शायद वो 12 गिरह गुज़र जाएँगी बहुत सारे लोगों पे यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हार जो थी ये डेस्टाइन्ड थी। इट वाज़ डेस्टाइन्ड। क्यों थी? इसके पीछे रीज़न है। मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे पंचायती राज को लेकर। उसके अलावा मुझे नहीं पता है क्योंकि हमें इससे बाहर की फुर्सत कम मिलती है। पंचायती राज को लेकर जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने या हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड कर रहे हैं गवर्नर एलजी साहब हैं या इसके कबल गवर्नर साहब थे मनोज सिन्हा साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। बेशक जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वो कहीं न कहीं फ्लॉप है, लेकिन जो इनिशिएट उन्होंने किया लोगों को लेकर, ग्रास रूट को लेकर दैट इज़ वो एक अपने आप में एक जो है मिसाली काम है जिसको हम आज भी सराहेंगे, कल भी सराहेंगे, आने वाले वक़्त में भी सराहेंगे। लेकिन जब सवाल आता है कि आपने डीडीसी के इलेक्शन करवाए, एक तो डीडीसी के इलेक्शन एक ऐसे इसमें करा दिए, कुछ ऐसी प्रोविज़निंग कर दी गई जिसको जो है टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये 3 टायर का सिस्टम जो है ना ये एक डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये 2 टायर तक तो ठीक था, जब ये 3 टायर में चला जाता है तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। आज की डेट में चेयरमैन को लगता ही नहीं कि मैं पंचायती राज का एक चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। उसको अपना आप कुछ शायद वो अपने आप को अब एमएलए से भी या एमपी से भी ऊपर समझने लगा है। क्योंकि ये वही चीज़ होती है कि जब आप हल्की-सी कुछ किसी को लिवरेज दे देते हैं, तो फिर जिसको आप जिस एंड पे वो लिवरेज जाती है, जो रिसीविंग एंड होता है, वो जब उस लिवरेज को जो है सँभाल नहीं पाता है और उसको लगता है कि मुझे पता नहीं कौन-सी चीज़ मिल गई है, तो फिर यही नताइज होते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी गवर्नमेंट को कदम उठाने होते हैं, जब भी लेजिस्लेशन होती है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए। अब सवाल जो है ये जो लोकेट करने की बात कही आपने, ये डिलिमिटेशन पे बात है। जब डिलिमिटेशन की गई तो मैं उस वक़्त भी कहता हूँ कि ये डिलिमिटेशन जो स्टेप था हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये ठीक नहीं था। कैसे ठीक नहीं था? इस डिलिमिटेशन ने क्या कर दिया, इस डिलिमिटेशन ने 2 तबकों को जो है आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया। मतलब मैं भद्रवाह ईस्ट से लड़ा, जहाँ से डीडीसी के चेयरमैन अभी हैं, वो भी भद्रवाह ईस्ट से लड़े। हम मद्दे-मुकाबिल थे। आप यकीन करें, मेरी पंचायत ये बनती है, अगर देखा जाए ये वेस्ट के साथ जाती थी, लेकिन इसको ईस्ट में डाला गया। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी इंटेंशन थी, ज़िला इंतज़ामिया की अपनी इंटेंशन थी, मुझे इधर से उठा के कहीं और डालने की। मुझे बताएँ, एक तरफ से डिलिमिटेशन ये एक पैरेलल बेस पे होनी चाहिए। एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, एक तवाज़ुन जो है ना, वो बना रहना चाहिए। मैं जब मुझे इलेक्शन में उतारा गया, मैंने जब पूरा स्टडी किया, जब हमारे लोगों ने बैठे, हमने रात-दिन स्टडी किया, 4 रातें जो है हमने गुज़ारी हैं, हमने वोटर लिस्ट निकाली है, जो हमने ज़िला इंतज़ामिया से मंगवाई, जो हमें मिली, दी गई। 12,856 वोट जो है मेरी हिंदू बिरादरी का है और उसके कंट्रेरी क्या है कि जी 5900 6000 के करीब जो है मेरी मुस्लिम बिरादरी का वोट है। यानी मेरे हिंदू बिरादरी का वोट 12,800 कुछ है और मुस्लिम बिरादरी का वोट जो है वो 6000 कुछ है। मुझे आप बताएं ये कौन सा इलेक्शन है, ये कौन सी डिलिमिटेशन है? आप क्या सेट करना चाहते थे इस डिलिमिटेशन से? कौन सा एजेंडा था जिसको आप मीट करना चाहते थे, जिसको आप फुलफिल करना चाहते थे? तो ये दो कम्युनिटीज़ को आमने सामने खड़ा कर दिया, अपने आप को जो है कुछ ऐसी पोजीशन में लाया और अगले को ऐसी पोजीशन में डाल दिया कि भाई तुम जितना भी लड़ोगे तुमको उठने नहीं दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। और फिर जब आप जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफ़ी देखते हैं, जब आप जम्मू कश्मीर का जो है सियासी पस मंज़र देखते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों का एनकरेज नहीं किया जा सकता। बहरहाल मुझे लगता है ये जो भी हमारे इंतज़ामिया के एंड पे ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बात आती है, इलेक्शन लड़ा। मैं बार-बार कहता हूँ कि भई मेरी जो मुस्लिम बिरादरी थी उनका वोट ही इतना था, उसमें से कुछ वोट शायद बीजेपी ने भी लिया। कुछ वोट जो इंडिपेंडेंट थे उनने भी लिया, जो 2-3 इंडिपेंडेंट लोग थे। बाकी बचा कितना जो मुझे मिला। पोलिंग परसेंटेज टोटल 60% है, इसका मतलब 3000 के करीब पोल हुआ है मुस्लिम वोट। अगर आप उसी तरह जो है हिंदू बिरादरी का पोलिंग परसेंटेज ले लें, वो भी 58-60% है। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा पोल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं 3493 3493 वोट लेता हूँ, वो कहाँ से मुझे मिलता है? वो तो मुझे मेरी हिंदू बिरादरी ने दिया है। तो ऐसी जैसी जगह को जहाँ हिंदू मुस्लिम जो है एक बहुत बेहतरीन मिसाल है कि आज के दौर में भी कम वोट में आप कुछ भी डिलिमिटेशन करें,
किसी भी हद पे जाएँ, आप कोई भी यार्ड स्टिक सेट करें किसी को डिफीट करने, उसके बावजूद जो है हिंदू मुस्लिम का जो यहाँ मेल है, हुँ, जो यहाँ सिस्टम है, जो यहाँ मिंगलिंग है, वो एट पार है। हुँ, वो साबित हुआ जब मुझे मेरी हिंदू बिरादरी ने बहुत जम के वोट दिया और बहुत जोश और खरोश से वोट दिया। तो मुझे ये लगता है जो चीज़ें जब आप कहते हैं लोकेट करने की बात है, तो फिर उसमें कुछ अपने लोग भी होते हैं, जब जो पूरी तरह से तैयार होते हैं कि भई इस आदमी को उठने नहीं देना, हुँ, हुँ, ठीक है ना? तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उस वक़्त मैंडेट दिया। अगेन वो भी मेरी वही एफ़िलिएशन थी, उसी शख्स के साथ थी जिस शख्स के साथ 2012-13 में हमने सियासी सफ़र शुरू किया था एज़ अ कारकुन। तो उन्हीं की बदौलत जो है मुझे उस वक़्त भी मैंडेट दिया गया। तो अदरवाइज़ मुझे मैंडेट नहीं मिलता। लेकिन सवाल ये आता है कि लोकेट करने की जहाँ तक बातें हैं, तो कोई बात नहीं, ये चलता है सियासत में। जब तक ना आप हारोगे तो फिर आप जीतोगे कहाँ? और ये सफ़र ऐसा होता है, 5 साल जीतते हैं, 5 साल हारते हैं, ये चलता रहता है। इसमें तो ज़्यादा सीरियस होने की मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, सीखने की ज़रूरत है। तो फिर बेहिस्सत है अपोज़िशन, इसी डीडीसी कैंडिडेट के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं 200 कुछ वोट से हारा। तो लेकिन जब बात एक अपोज़िशन की आती है, तो मैं पूरी तरह से अपोज़िशन का रोल निभाता हूँ। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब ये ब्लॉक के बाहर बड़े-बड़े लोगों का जमे-गफ़ीर होगा, जो हमारे चेयरमैन डीडीसी के वादे करते हैं लोगों के साथ, वो पूरी तरह से फ्लॉप होते हैं, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं होता है। आपने भी देखा लिंक रोड में 8 एफआईआर्स हमारे सर के ऊपर लगी, जिसमें 4 मेरे अटखार के सरपंचेस थे, एक मेरी हिंदू बिरादरी का टीचर है, एक मेरे हिंदू बिरादरी का एक्स सरपंच है। तो आप देखें कि क्या मतलब क्या करना पड़ता है, तब जाके आपको जो है सड़कों को ब्लैक टॉपिंग होगी, उनकी मेटलिंग होगी, रिटेनिंग वॉल्स लगेंगी, ड्रेन्स होंगी। तो 8-8 एफआईआर लगा के अगर साजिद मीर या उसके साथी एफआईआर्स खाते हैं, यासिर वानी, राजू डार, बॉबी खान या मेरे यहाँ से अंचल सिंह जी, कुलदीप जी, माजिद खान, फिरदौस भट्ट, हम लोग एफआईआरें खाते हैं, तो फिर ये चेयरमैन जैसी शख्सियत आके वहाँ पर इंटरवीन करने चाहती है, एक सरपंच को दबाने की कोशिश करेगी, वो कहाँ से मुमकिन है? तो मैं आपके थ्रू भी ये कहना चाहता हूँ कि भई चेयरमैन हो आप, तो आप चेयरमैन बन के रहो। आप उस अथॉरिटी को सरपास मत करो, जिसको एक अपनी इनफ़रादियत हैसियत है उसकी पंचायत के अंदर। आप करोगे तो जैसे आपको कल वहाँ भुगतना पड़ा है, जो हालत आपको वहाँ फ़ेस करनी पड़ी, मुझे बड़ा दुःख है उस चीज़ का। लेकिन मैं अपने लोगों को तो नहीं रोक सकता। तो मुझे दुःख है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी जाना है, तो जो वहाँ पर इमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव हो उसको पूछ के जाओ, उसके पूछे बगैर जाओगे तो खराब हो जाओगे, और जो वादे कर रहे हो, कम से कम उन वादों पे काम करो, फिर किसी पंचायत के अंदर जाओ, तो ऐसे मत जाओ। तो ये चीज़ें हैं। जी। सारी जी, अब सियासत की बात चल रही है तो थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि सियासत में आने की क्या मोटिवेशन मिली? मतलब किस चीज़ ने आपको मजबूर किया? एक गवर्नमेंट जॉब को आपने छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप पॉलिटिक्स में एंटर हुए? क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? हम उस वो जो हमारा सिस्टम रहा है ना, जो हमारी ज़िंदगी का तर्ज़ रहा, हमसे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हम कभी ना एम्बिशियस हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, ना होंगे ना आगे होंगे। हम बड़े सीधे मिट्टी से निकले हुए लोग हैं, बड़े वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स पे वो जो फर्श होता है उस पे पढ़े लोग हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी ज़िंदगी जो है एक पटरी पे आई है, पढ़ाइयाँ की, आगे बढ़े, तो थोड़ा हमने आसपास देखा, नज़र दौड़ाई। तो जब बात आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स में क्यों आए, हम पॉलिटिक्स में नहीं आए, वो कोई मंशा ना तब थी, ना अब है, ना होगी। हमारा ये ज़रूर रहा है कि जैसे मैंने कहा 2012 में जब वो आए, मुझे भी कहा गया भाई तुमको चलना है, चलना 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 4-6 महीने। मैंने भी देखा, मैंने कहा ठीक है, अगर भद्रवाह के काज के लिए अगर कुछ करना है, क्योंकि भद्रवाह जो है पोलिटिकली ऑर्फन है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अब ये अलग चीज़ है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर सियासी तौर पे जो है उनको जो है ऐसे हालात में लोगों को ऐसे कश्मकश में डाला जाता है, कभी गुंडो वैलेंस किया जाता है, कभी भद्रवाह गुंडो किया जाता है, कभी गुंडो भद्रवाह किया। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि भद्रवाह की वेलफेयर की बात है तो फिर भद्रवाह में गुंडो भी है। गुंडों की वेलफेयर की बात है फिर उसमें भद्रवाह भी है। या भद्रवाह गुंडों की वेलफेयर की बात है तो उसमें डोडा भी है। तो मैं ये समझता हूँ
कि सियासत में आना या सियासी तर्ज में रहना जो है, इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हम भद्रवाह की रिप्रेजेंटेशन जो है एक अच्छे हाथों में दें। इसके अलावा कोई मकसद नहीं रहा है, इसके अलावा कोई एम्बिशंस नहीं रहे हैं, या कोई वो ईगरनेस नहीं रही है, या कोई ऐसे मोटिव नहीं रहे हैं कि हम इस चीज़ में आके कुछ कल को अपना जैसा करें। ना वो कभी हो सकता है, ना आज होगा, ना कल होगा। मैं पहले भी सियासी तर्ज में रह चुका हूँ। मैं अक्सर बेशतर कहता आया हूँ कि भाई आप कुछ भी दे दो, आप काम मत दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं करने हैं पॉलिटिक्स में आके, हम देख लेंगे हम कैसे क्या गुज़र करेंगे। हम एक रीज़न से आए हैं। वो रीज़न जो है एक गरीब तबका है, एक ग्रास रूट लेवल पे वो तबका है जिसको पानी चाहिए, जिसको बिजली चाहिए, जिसको सीएपीडी का राशन टाइम पे चाहिए, जिसको स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर बच्चों को अच्छी तालीम इंश्योर करनी है, जिसको जनाब वाला हेल्थ केयर सिस्टम जो है बेहतरी में लाना, अपने लोगों को फैसिलिटेट करवाना है। हम उस सिस्टम के लिए आए हैं। लोगों को उस लेवल पे जो है, उस सतह पे लोगों को आसाइशें पहुँचे, आराम पहुँचे, उनको फैसिलिटेट किया जाए। उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमारा पॉलिटिकल ये रहता है कि हम वो करें। तो उसमें जब जद्दोजहद की बात आती है, तो मुझे नहीं लगता कि जद्दोजहद में किसी भी सियासी कारकुन को जो है सोचना चाहिए। हाँ, अफ़सोस ज़रूर होता है कि जब हमारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी ये तो पागल है, ये तो गलत है, ये रोज़ एफआईआर, अब एडमिनिस्ट्रेशन पीछे पड़ जाएगी, अब वो पीछे पड़ जाए, वो पीछे पड़ जाएगा। भई एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है? आज एक एडमिनिस्ट्रेशन एक आदमी के पास है, कल दूसरे के पास है। हमने तो जीना मरना इसी भदरवाह में है। मैंने तो इसी पंचायत में रहना है, मैंने इसी भदरवाह में रहना है। तो मुझे तो सुबह उठ के लोगों को जवाब देना है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपका डीसी अच्छा होगा, डीसी साहब अच्छे होंगे तो सर पे बिठाएँगे। अगर आपका एडिशनल डीसी अच्छा होगा तो सर पे बिठाएँगे। कोई थानेदार अच्छा होगा तो सर पे नहीं अच्छा होगा तो हम उनको उनकी जगह दिखा देंगे। जो हम तक है, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम किसी के ताबे तो नहीं है कि हमें सोचना पड़ेगा। तो उसमें फिर अगर एफआईआर या ये सब चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से तो मैं वो शख्स हूँ जो कम से कम इन चीज़ों से तो नहीं घबराता। ठीक है? तो मुझे लगता है यही पॉलिटिकल नैरेटिव लेके हम पहले भी चले हैं, आगे भी चलेंगे, आज भी हैं, कल भी हैं, आगे आने वाले वक़्त में भी होगा। लेकिन लोन जो पर्पज़ है, वो हमारे भदरवाह की जो मसले-मसाइल हैं, जो यहाँ पर लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, कुछ चीज़ें लोगों को अभी पता भी नहीं है सियासी तौर पे कि गवर्नमेंट के एंड से क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करना है, किस तरह सहूलियात का काम करना है। वो जो एक एजेंट का काम होता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच, वो मुलाज़मों का होता है, वो पब्लिक सर्वेंट्स का होता है। तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ जब पब्लिक सर्वेंट अपने आप को पब्लिक सर्वेंट के बजाय कुछ और समझने लगते हैं, और सियासतदान अपने आप को सियासी कारकुन या लोगों की खिदमतगार समझने के बजाय कुछ और समझते हैं। तो ये बड़ा दुःख है, ये इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है लोगों को समझना चाहिए कि नहीं, हमें जो अब वक़्त है, हमें लड़ना है। और मैं ये भी आपको बताऊँ, अगर किसी को लगता है भदरवाह के अंदर, भलींस के अंदर, डोडा के अंदर या इस जम्मू खित्ते के अंदर कि बगैर लड़े आपको कुछ मिलेगा, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा इल्यूज़न है। तो और इस इल्यूज़न में हम जैसे छोटे-छोटे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या हमसे बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको लोगों को इस इल्यूज़न से बाहर निकालना चाहिए। उनको लोगों को लड़ना सिखाना है। तो इस वक़्त मुझे लगता है कि मैं जब भी बात करता हूँ लोगों में साफ कहता हूँ, भई आप लड़ोगे तो आपके साथ हम लड़ेंगे। आप खड़े रहो, आगे हम लड़ेंगे, जो सहना होगा हम सह लेंगे। लेकिन लड़ना सिखाना है, हमें लोगों को फाइटर बनाना है, हमें लोगों को स्लेव्स नहीं बनाना है। यहाँ पे स्लेवरी कल्चर जो है लोगों को निकालना है, और लोगों को बताना है कि आपका वोट जो है, आपकी विल जो है, डेमोक्रेसी आपके लिए है, ये किसी और के लिए ब्यूरोक्रेसी की नहीं है, ये आपके लिए है। ब्यूरोक्रेसी, डेमो सब कुछ आपके लिए है, तो ये आपको रेसिप्रोकेट करना है। अगर अच्छा मिलेगा आपको तो आप अच्छी तरह करो, बुरा मिलता है तो उसको वैसे ही जवाब दो। तो सीधी-सी बात है। साथ जी इस एफआईआर के रिलेटेड मुझे थोड़ा-सा एक मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। जब आपने रोड की डिमांड करी, आपने प्रोटेस्ट किया, रोड ब्लॉक किया, एडवाइज़र जो आ रहे थे यहाँ पे फारूक खान साहब, रोड ब्लॉक हुआ, एफआईआर लगा। उस दौरान जो है ये बातें भी कहीं न कहीं जो है सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये भी देखने को मिली कि आपको जो है पीएसए लगाने की बात की गई। एफआईआर तो ऑलरेडी आप पे लग चुका था, और उसके बाद कहीं न कहीं आपको धमकाया गया कि आपके खिलाफ जो है आपको पीएसए जो है स्लैप कर दिया जाएगा। इस तानाशाही के दौर में जब आप समझते हैं कि बात करना जो है कहीं न कहीं महँगा पड़ सकता है, लोगों का हक दिलाने में आपको तकलीफ़ आ सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पीएसए, एफआईआर, ये तानाशाही का वक़्त, क्या कहना है? देखिए, तानाशाही तो इसको ज़रूर कह सकते हैं आप। बाबूइज़्म जो है, ये इस वक़्त सर चढ़ के बोल रहा है।
लेकिन जब आप भद्रवाह की बात करते हैं, जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, जब मैं अपने लोगों के अपने मसाइल चाहे किसी भी एरिया से हो, जब उनको लेकर मैं जब आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे किसी ऑफिसर में तानाशाही नहीं दिखती है। या तो उनको ये लगता है कि भई इसको तानाशाही नहीं दिखानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक बोल्ड तरीके से जाते हैं, जिस भी ऑफिसर के पास जाते हैं, उनको शायद यही लगता है कि लॉजिक है, ये जो कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे एक बड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है और नेसेसिटी भी यही है और ग्रीवेंस को ये एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस चीज़ को देखकर वो काम करते हैं हमारे लोगों का। जब तानाशाही की बात आती है तो फिर आपको पता है वो एफआईआर्स हमारे ऊपर स्लैप की जाती है। तो चलता है, पहले भी मैंने कहा है कि जब एफआईआर नहीं लगेंगी तो हम सीखेंगे कहाँ से? भई हम किसी को 2 थप्पड़ मार के एक एफआईआर लगेगी, तो हम सोचेंगे नहीं यार अगली बार थप्पड़ नहीं मारना, अगली बार कुछ और करना है। तो फिर जो कुछ और होगा तो वो हम देखेंगे वो लीगली कितना अच्छा है, तो वो लीगली अगर हम किसी को मात दे सकते हैं, बगैर थप्पड़ मारे हुए तो वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो सब कुछ तो मैन हैंडलिंग से नहीं होगा ना। हाँ, इनके एंड से मैन हैंडलिंग होती है, होती रहे, हम तैयार हैं उसके लिए दस्ते गिरेबान जब जहाँ पकड़ना हो पकड़ते रहें। लेकिन जब बात आती है लोगों के लिए रेजिस्टेंस की तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अब कोई पीएसए या थाने को लेके साजिद मीर को डराएगा तो मुझे लगता है उसकी गलतफ़हमी है। जब मैंने ये पीएसए शब्द सुना सुना था केंद्र विद्यालय के लिए अपने रोड के लिए, तो मैं उसी वक़्त हो तैयार हो गया था कि चलो यार अब ज़िंदगी के शायद 5-6 साल इस तरफ भी देने पड़ेंगे तो दे देंगे। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज की डेट में केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल के लिए एक एक इंस्टीट्यूशन के लिए जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम तमाम कास्ट, तमाम रिलिजन अक्रॉस द बोर्ड जो है लोग बच्चों ने पढ़ना है और तमाम मुलाज़मीन वहाँ काम करेंगे, हर ज़ात से, हर तबके से होंगे। तो अगर उसके लिए भी मुझे पीएसए लगाएँगे तो फिर लगाएँगे पीएसए, तो उससे मैं कतराता नहीं हूँ, ना मैं घबराता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि जब एफआईआर लगाई गई तो हमने एक रेजिस्टेंस शो किया। हमने अपनी जगह जो हमने करना था, हम अपने घरों में मैसूर रहे, हम आराम से रहे, हम इंतज़ार में थे क्योंकि हम कानून मानने वाले लोग हैं, हम इंतज़ार में थे कब हमें आ जाएँगे, बेड़ियाँ लगाएँगे या हमें तलब किया बुलाया जाएगा, भई आ जाओ थाने में। तो हम उसके लिए तैयार थे, हम कोई इवेट तो नहीं कर रहे थे किसी चीज़ को, तो इनको आना चाहिए था, ले जाना चाहिए था। हाँ, उसके बाद जब पीएसए की बात आई, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, भई अगर मैं पीएसए लगा के अच्छा लगेगा तो तुम पीएसए लगाओ, लेकिन जो एफआईआर आपने लगाई, उसको लोगों ने रेज़िस्ट किया यहाँ पर। चिनाब वैली के अंदर, पूरे जम्मू सूबा के अंदर जो है उसको रजिस्ट किया गया, तो फिर एक एसएचओ को जो है यहाँ से उठाया गया। तो ठीक है, हम इस चीज़ का भी वेलकम करते हैं आईजी साहब जो हमारे जम्मू के हैं, डीआईजी रामबन डोडा रेंज है या हमारे एसपी साहब डोडा में बैठे हैं, भद्रवाह में बैठे हैं, या डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा में हैं, एडी साहब भद्रवाह में। तो हम उनके इस स्टेप को वेलकम करते हैं कि उन्होंने सोचा कि कुछ करप्ट लोग जो दबा हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो उनका उनका वक़्त जो है इतनी उनकी मियाद ही इतनी है कि जब वो अपने वो उससे फैलाव से जितना वो कपड़ा उससे बाहर निकल के जो है लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे तो उनको इसी तरह बेफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी तो अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में किसी को ये लगता है कि हम कोई तानाशाही करेंगे, अंडर द कारपेट बहुत सारी चीज़ों को भदरवा के अंदर एनकरेज करेंगे, फिर पैसा बटोरेंगे, अपने हाथ रंगेंगे, तो लोग तमाशा देखते रहेंगे। तो ये वक़्त अब चला गया है, यहाँ कोई तमाशा देखने वाला नहीं है। यहाँ लोग रेज़िस्ट करेंगे और पूरी तरह से रेज़िस्ट करेंगे। ये तो कोरोना काल है, बहुत सारी चीज़ें कोविड चल रही है, गवर्नमेंट की एसओपीज़ है, बहरहाल हमें उनको मानना है। हम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मैं बार-बार कहता हूँ, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हमें उस चीज़ को भी देखना, हमारी जो इस वक़्त जम्मू कश्मीर में जो इंतज़ामिया चल रही है, वो सीरियस है लोगों के काम करने के लिए। लेकिन जब इस लेवल पे चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा जो बहुत ज़्यादा या थोड़ा कहें आप जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं टाइम टू टाइम कोविड को लेकर या हालात को लेकर आती हैं टाइम टू टाइम कोविड को लेकर या हालात को लेकर, हम उनको मद्देनज़र रखकर उनको पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो उस विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ जब हमें कोई रेजिस्ट करना होता है तो हम करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमने आज भी किया है, कल भी किया। अगर ये कोरोना नहीं होता तो आप देखते लोग किस तरह बाहर निकलते पूरे चिनाब वैली में और किस तरह हंगामा बरपा होता है यहाँ पर, जिस तरह इन्होंने 4 पीआरआईज़ के ऊपर या आम इनोसेंट लोगों के ऊपर एफआईआरें लगाई हैं, तो इनको भी समझ आता है कि इन्होंने कहाँ पर हाथ डाला है और इसके नतीजे क्या हो सकते थे। तो खुशाइन कदम है बहरहाल। साजी डेवलपमेंट को लेकर थोड़ी-सी बात मैं करना चाहूँगा आपसे। किस तरीके की डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? अपने खित्ते में, अपने भदरवाह वैली में आप किस तरीके की डेवलपमेंट देख रहे हैं? थोड़ा-सा डोडा भदरवाह रोड को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा।
क्योंकि इस वक़्त जो है जुलाई का महीना चल रहा है और मेरे ख़्याल से अब 2 या 3 महीने रह चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे विंटर्स जो हैं स्टार्ट हो जाएँगे। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ढोडा भदरवा रोड को ब्लैक टॉप नहीं किया गया। जो लोग इस वक़्त पावर में हैं, जो पॉलिटिकल लोग इस वक़्त जिन लोगों की चलती है, क्यों वो लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? सिर्फ़ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आते हैं कि 10 दिन, 15 दिन के बाद जो है ढोडा भदरवा ट्रैक को जो है मैक्टिमाइज़ किया जाएगा। आप सियासी हिसाब से इसको कैसे देखते हैं? मैं बार-बार कहता हूँ कि जब पॉलिटिकल विल जिस चीज़ में ना हो, तो फिर यही हाल लोग इसी तरह पशेमान, परेशान, अपने हालों पे जो है आपको दिखेंगे। हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर, हर पंचायत, हर जगह जो आपको इसी तरह अपने गिरदोनों में जब आप देखेंगे, लोग आपको इसी हाल में दिखेंगे। ये पॉलिटिकल विल है। हम नहीं कह सकते बार-बार कि ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी कर रही, उन तक जो है वो कर रहे हैं, वो तो तैयार हैं। जब हमने धरना दिया, रोड ब्लॉक की, उसके बाद 5 दिन से तो आर-एंड-पी एजेंसी हमारे साथ रात-दिन लगी रही। कोई शक है इसमें? किसी को शक अगर हो इस वक़्त भी जाके देखें, आपका एक्शन वहाँ पर बैठा खड़ा है बेचारा, आपके एडब्ल्यू वहाँ पर बैठे हैं, टीओ बैठा है वहाँ पर, जेई बैठा है, तमाम अमला वहाँ पर बैठा है। कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर बैठे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको कहा जाता है ये काम नहीं कर रहे हैं। ये सब लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। हम हर वक़्त ब्यूरोक्रेसी को भी तो इल्ज़ाम नहीं दिला सकते। हमें ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो इस वक़्त हमें डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बैठी है, ठीक है, उसका चेयरमैन बैठा, उसके काउंसलर्स बैठे हैं। तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि बार-बार हम ये कहें कि जी तहसीलदार नहीं कर रहा है, एडीसी नहीं कर रहा है, डीसी नहीं कर रहा है, फिर एसीआर नहीं कर रहा है या पुलिस या कोई नहीं कर रहा है। ओ भई ये काम तो पॉलिटिकल लीडरशिप का है, उस डिस्पेंसेशन का है जो इस वक़्त आपने जिसको गवर्नमेंट ने अरबों-खरबों रुपया हज़ारों करोड़ रुपया देके जो है चुना गया है इन शेप ऑफ डीडीसीज़। तो ये उनका काम है, उनकी विल नहीं है। उनको एक ही चीज़ लग रही है कि हमें 5 साल ज़िंदगी के मिले हैं, जैसे-तैसे इसमें जो है अपना सिस्टम आंगन सीधा करो, छत दो, दीवारें दो, अपना वो लॉकर-वॉकर भरो बैंक के अंदर, तो लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाओ 15 दिन, 20 दिन। ओ भई वो तो होना ही है, हर चीज़ की एक मियाद, एक टाइमलाइन सेट होती है। 10 दिन ऊपर 15 नीचे 10 दिन ऊपर-नीचे होनी है, वही इनके भी प्रीटेक्स्ट होते हैं कि 15 दिन में करेंगे। सड़क की बात कर रहे हैं आप, कौन करेगा? ये तो एक चेयरमैन का काम है, ये कंसर्न काउंसलर्स का काम है। वो चेयरमैन क्या कर रहा है? क्या उसको रिबन सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि रिबन कल्चर इनको बंद करना चाहिए। भई आपको रिबन के लिए नहीं चुना गया है। आपको चुना गया है लोगों के काम के लिए। आप काम करो। आप सुबह उठ के अगर आपको ब्यूरोक्रेसी तो सुन रही है। डीसी साहब तो शरीफ आदमी है, वो तो सुन रहे हैं। आपके एडीसी भद्रवाह तो निहायत शरीफ आदमी है, वो तो सुन रहे हैं। सारे लोग सुन रहे हैं, तो फिर एग्ज़ीक्यूशन क्यों नहीं हो रही है? एग्ज़ीक्यूशन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन यहाँ पर हैं इन शेप ऑफ डीडीसीज़, तो वो लोग यहाँ काउंसलर्स, वो लोग उनकी विल ही नहीं है इस तरफ। उनकी विल सिर्फ़ इतनी है कि वो समझते हैं कि हमारे पास पता नहीं कौन-सी जादू की छड़ी आनी है, तो हमने सारा तूफ़ान मचा देना है। तो उनको समझ आ गई कि अल्टीमेटली तो कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली तो है तो हम पंचायती राज का तीसरा हिस्सा। जो भी ऊपर से आना है, जाना ज़मीन के ऊपर है। अब उनको समझ नहीं आ रही, वो हाईजैक करने के चक्कर में वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन में उनको, मैं ये नहीं कह रहा तमाम काउंसलर्स, हमारे ज़िले के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे काउंसलर्स हैं, जो बहुत मुख्तसर स्क्रीन पे आते हैं, मुख्तसर बात करते हैं और बड़ी उनकी बात में वज़न होता है, बहुत वेटेज होती है। वो जब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना पड़ता है। लेकिन वो चंद हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? डीडीसी चेयरमैन क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। जहाँ रिबन काटनी है, पंचायत घर काटना है, दौड़ के चला जाना है। और भई ये इस चीज़ के लिए आपको नहीं चुना गया था। इस चीज़ के लिए ना तो आपको चेयरमैन बनाया गया था, ना इस चीज़ के लिए आपको चुना गया था। तो ये पॉलिटिकल विल है। ये जब डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफ़िस में जाएँगे नहीं या उनको बुलाएँगे नहीं या उनको साथ बिठा के ये नहीं कहेंगे भई सड़क डोडा से भद्रवाह कब ब्लैक टॉप होगी, तो वो कहाँ से आगे से जवाब देंगे? भई वो डिप्टी कमिश्नर है, उसके पास हज़ार काम करने के लिए, उसके पास एक अपनी लाइन है, उसका एक अपना सिस्टम है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी है। आप उसके पास जाओगे नहीं तो वो क्या करेगा? या जब वो करना भी चाहेगा तो आप उसको रोक लोगे। आपके अपने इंटरेस्ट जब तक ना पूरे होंगे तब तक तो 1.5 घंटा इन्होंने कल कुरसाड़ी पंचायत में सारी मशीनरी खड़ी रखी, मुझे तो पता ही नहीं था। जब मैं पहुँचा कहते जी डीडी साहब ने फ़ोन किया जी अगर आपने मशीन चलाई तो मैं आपको देख लूँगा। भई क्या देख लोगे आप? आप लोगों के नुमाइंदे हो या आप कोई अपने आप को कोई तानाशाह समझ रहे हो? आपकी इतनी टायरिंग इतनी ज़रूरत हो गई कि आप देखोगे 1.5 किलोमीटर 1.5 घंटा जो है मशीनरी वहाँ जब मैं गया तो फिर मैंने वहाँ शुरुआत क्यों जी रिबन काटना है।
ये हालत है, ये कल्चर है, वर्क कल्चर है इनका यहाँ पर, तो ये सिस्टम है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे जैसे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के अंदर जो है, हम भदरवा डोडा रोड का ब्लैक टॉपिंग होनी है, उसमें कोई शक नहीं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो इनके कहने से नहीं होनी है, वो अपने टाइम पीरियड पे होनी है। वो हो जाएगी, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, उसके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं, सारे लोग बात कर रहे हैं अपनी जगह, सिविल सोसाइटीज़ बात कर रही हैं, दूसरे व्यापार मंडल बात कर रहे हैं। बाकी जितनी भी हमारे लोग हैं भदरवा के अंदर, जो जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारी मीडिया काम कर रही है उसके ऊपर। सारे लोग रोज़ कवर करते हैं, आप देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता इनके कहने से कुछ हो, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही इस तरफ नहीं है। इनके वो जो इनका ज़हन है वो पूरी तरह से ब्लॉक है, इनकी इंटेंशन कुछ और है। आप प्लान देखेंगे इनका डीडीसी का, तो हम जल्दी उस पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो प्लान आपके सामने रखा जाएगा, उस पे देखेंगे आपके वर्क काम किस तरीके के रखे गए हैं, किस तरह से कम्युनिटीज़ को इग्नोर किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लुक तो हमारा हिस्सा है, ये तो हमें चाहिए, ये कोई एहसान नहीं करना है इन्होंने या किसी और ने। बहुत सारे मसले हैं। अब हमारे पास हॉस्पिटल के मसले हैं। हमारे लोगों के गरीब लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो सुबह जब हॉस्पिटल जाते हैं, वो बेचारे बाहर दीवार पे सर नीचे करके होते हैं। उनके पास ₹5 टिकट देने के लिए नहीं होते। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। छोटा-सा सर दर्द होता है, डोडा रेफ़र किया जाता है। ये कोई एक मसला नहीं है भदरवा के अंदर, बहुत सारे मसले हैं। बहुत सारे मसले हैं। अभी तो कोरोना है, कोविड है, एजुकेशन सिस्टम सारा ठप है, इस वक़्त नहीं है। अदरवाइज़ बहुत सारे मसले हैं, कोई 1 या 2 मसले नहीं है जिनसे हमारे लोग यहाँ पर दो-चार हैं। तो साहिद जी, क्या फ्यूचर में मतलब आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं? क्योंकि ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आपको अप्रोच कर रही हैं और आप जल्द ही शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ज्वाइन करने वाले हैं। इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालेंगे आप? मैं उस सियासी तर्ज में रह चुका हूँ, जहाँ पर मैंने देखा है अपने साथ मेरे जो सरपरस्त रहे या दीगर ज़िला सतह पे या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसी भी आदमी को जब वो कहीं से निकलता था तो उसको ग्रैब करने की उसको वो बोलते थे, सर पे हाथ रखते थे कि यार तुम्हें हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम आ जाओ इस वक़्त, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैरिड अवे वो हो जाते हैं। हमारा ये इंटेंशन मेरी कभी नहीं रही है कि मुझे कोई बुलाए मैं चला जाऊँ। अगर मुझे कहीं चला ही जाना था तो मैं थक-हार के घर क्यों बैठता? मैं एक सिस्टम में था, मैं थक चुका हूँ। मैंने जो 8 से 10 साल देने थे जहाँ पर वो मैंने दे दिए हैं। मैंने अपना सब कुछ उसमें झोंक दिया। तो आज अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि जी कोई बात नहीं, फिर क्या किया आपने? अभी तो आपने कुछ नहीं किया, अभी तो करना है। तो बेशक करना है, बहुत कुछ करना है, किया कुछ भी नहीं है लोगों के लिए। तो हमारे मैं तो बार-बार कहता हूँ कि अगर मैं हर बात के ऊपर थाने जाने के लिए तैयार होता हूँ, रातें गुज़ारने के लिए वहाँ तैयार होता हूँ, थानों के अंदर या पर्चे लेने के लिए तैयार होता हूँ, तो अब हद पीएसए तक आ चुकी है, तो मेरा जैसा आदमी थोड़ी थकेगा किसी चीज़ से। लेकिन एक सिस्टम को जब इंसान देखता है किसी जगह, वहाँ पर लगता है कि नहीं यार, कल को ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, शायद अकाउंटेबल मुझे बनाया जाएगा, इसलिए मेरे लिए बेहतर है कि मैं थोड़ा पीछे हट जाऊँ। तो मैं नहीं समझता कि और मुझे जब भदरवा के इंटरेस्ट के लिए लगेगा कि मुझे किसी के साथ एफ़िलिएट होना है और मुझे पूरा श्योर होगा कि हाँ, होना है, तो उस वक़्त देखी जाएगी। लेकिन एज़ सच ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये फ़ोन आते हैं बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उतना ये वीक फुटिंग पे नहीं रहता हूँ कि मुझे जी फ़ोन आए तो मैं एकदम से उछल जाऊँ या कुछ चीज़ें हों, ये चीज़ें नहीं हैं। मैं जहाँ से निकला हूँ, सोच समझ के निकला हूँ, मुझे आराम करना है। मैं उनको भी कहता हूँ कि भई मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे तंग ना किया जाए, मैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम में अभी नहीं रहना चाहता हूँ, ना मुझसे उम्मीद करें। मैं थक चुका हूँ, मैं अपनी फैमिली को देखना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को जितना सा मुझे दायरा इख्तियार है या मैंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, उसमें बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनके लिए सर्वाइव कर पाऊँ, उनको साथ लेकर, ताकि कल को मैं उनके सामने जो है ना सरनिगू ना हूँ, उनके सामने मैं अकाउंटेबल ना हूँ। तो मैं उस पे कोशिश करता हूँ। नहीं, ये पॉलिटिकल एफ़िलिएशंस की तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं तो मुझे अपना आप अकेला रहना वैसे भी पसंद है, हम अकेले भी चलेंगे तो कारवां तब भी बनता जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि पॉलिटिकल एफ़िलिएशन ही सब कुछ है। तो ये आने वाला वक़्त बताएगा क्या है, क्या नहीं। लेकिन हाँ, जो भदरवा की अच्छाई के लिए होगा, मैं वो काम ज़रूर करूँगा जिसमें भदरवा की यूनिटी होगी। भदरवा विलेज जिसमें सब एक होगा और मुझे उसके वेलफेयर के लिए कुछ दिखेगा तो मैं एफ़िलिएट हो जाऊँगा। लेकिन जब मुझे लगेगा कि मेरी वजह से कहीं पर डिवीज़न हो जाएगी, कुछ एक चीज़ जो यूनाइट होके कुछ बड़ी होनी थी,
अच्छी होनी थी हमारे वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, उसमें मेरी उठने से या मेरे आगे बढ़ने से या मेरे किसी स्टेटमेंट से खराश आ जाएगी, या वो जो भदरवा का काज़ है जो हम 10 साल से लेके चल रहे हैं, वो उसमें फ़र्क आ जाएगा, तो मैं बिल्कुल एफ़िलिएट नहीं होऊँगा, ना मैं कोई ऐसा कदम उठाऊँगा, ना मैं इन इक़दामात को एनकरेज करूँगा। हम ठीक है, थक चुके हैं, हमें एक वहाँ पर सिस्टम लगा है, मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं शायद मिसफ़िट हूँ, मैं इतना अहल नहीं हूँ कि वहाँ पर रह के डिलीवर कर पाऊँ अभी, तो मुझे बेहतर लगा कि मैं जहाँ पर हूँ, छोटा-सा दायरा इख्तियार है, इसी में खुद को प्रूव करने की कोशिश करूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ़िक्र जो है अपने इलाके के लोगों के लिए जो है सरपंच साजिद मीर रखते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो है हमने पिछले कई दिनों में देखी, जब इन पे एफआईआर और पीएसए जैसे जो हैं ये संगीन इल्ज़ाम जो है लगाने की जो है कोशिशें भी की गई और एफआईआर इन पे लगाया भी गया। इसलिए ही आज हमने इस शख्सियत को दावत दी अपने इस ख़ास प्रोग्राम एक शख्सियत में बैठने के लिए, और इन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में अपनी सारी बातें जो है हमारे साथ शेयर की। ग्रोइंग कश्मीर के लिए मैं होस्ट कामरान खान आपसे अलविदा चाहूँगा। आप जुड़े रहिए ग्रोइंग कश्मीर के साथ। अल्लाह।